हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक होगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉटनी या बॉटनिकल साइंस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो वो हमने पढ़ी थी, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं देखी थी वो जाकर जरूर देख ले, उसके बाद ये वाली क्लास देखे। अगर जिसने वो देखी है तो वो इस क्लास को देख ले। वो हमने एक पार्ट ही था, एक पार्ट में वो कंप्लीट कर दी थी। 2 पार्ट का विचार था लेकिन एक पार्ट में वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसके 2 पार्ट हो गए क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक होता है। इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, लगभग 30-40 मिनट का एक वीडियो होगा। इसे 2 पार्ट बनाएंगे तो उसमें पूरा जो बॉटनी होगी, वनस्पति विज्ञान पूरा कवर कर लेंगे। कंपटीशन साइंस में जो भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर साइंस में होगी ना, साइंस की उसमें, तो वो सारी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। वनस्पति विज्ञान मतलब हमारे वातावरण के ऐसे जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो जमीन से कैसे अपना अवशोषण करते हैं, खनिजों को, पानी को कैसे अवशोषण करते हैं, और अपने जो भोजन कैसे भोजन बनाते हैं, जो पत्तियाँ जो भोजन बनाती है वो कैसे पूरे पौधा पेड़ तक फैलाती है, कैसे अपना भोजन बनाती है। और अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जलीय पौधे हो गए, स्थलीय पौधे हो गए, स्थलीय और जलीय दोनों इन पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से तरीके से। ठीक है आप। तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सबसे पहले हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, उनके जन्मदाता पढ़ते हैं कि जनक। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में, जनक के बारे में पढ़ेंगे कि किसने इसके टॉपिक के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, वो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, आपकी आवाज़ आ रही है आपको। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अब ये वनस्पति का पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अगर कर पाते हैं, ठीक है, वो भोजन कैसे बनाते हैं। और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है पत्तियों का, वैसे अलग अलग रंग होते हैं, कोई लाल रंगों की पत्तियाँ होती है, कोई पीले रंग की पत्तियाँ होती है, लेकिन मेनली हम पढ़ेंगे हरे रंग की पत्तियों के बारे में। तो पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट एक होता है, क्लोरोप्लास्ट। एक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है, ये होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की वजह से पौधों की पत्तियों का रंग, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरो हरित लवक। ठीक है, इसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और अगर आप क्लोरोफिल आता है, एक क्लोरोफिल आता है, अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट आता है और एक होता है क्लोरोफिल, तो आप क्लोरोफिल मत कर लेना, ये क्लोरोप्लास्ट करना, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक लवक होता है। तो आप क्लोरोप्लास्ट ही करना। अगर 2 ऑप्शन में आता है, अगर क्लोरोफिल आता है तो आप क्लोरोफिल कर लेना, लेकिन मेनली अगर क्लोरोप्लास्ट साथ में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक आता है तो आप उसको हरित लवक कीजिएगा। हरित लवक के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और जो पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस भाग में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होती है कोशिका होती है, कोशिका का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में भी कोशिका होती है, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे होता है राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। जैसे ही पादप कोशिका होती है, पादपों कोशिका होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी वजह से, इसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मान लो ये पादप कोशिका है, क्या है ये पादप कोशिका, ये इसका केंद्रक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, पादप कोशिका है, पादप कोशिका।
ये पादप कोशिका थी। ये क्या होता है, ये हो गया मान लो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा घर है, घर का एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें एक जैसे रसोई होती है जहाँ खाना बनाने की जगह होती है, वैसे ही पेड़ पौधों की जो पत्तियों कोशिका होती हैं, जो पेड़ पौधों की कोशिका एक छोटा सा भाग होता है, कोशिका लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं में भी एक अंग होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, और उसी की वजह से पेड़ पौधा अपना रंग क्या हरा रंग बना पाते हैं। पेड़ पौधा का रंग भी होता है ना हरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, कोशिका का एक भाग है। पेड़ पौधों में पादप कोशिका होती है, उसका एक भाग है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोप्लास्ट या हरित प्लावक है, जो पादप कोशिका एक भाग है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, पूरे कोशिका में नहीं होता है, कोशिका का एक भाग है छोटा सा क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर। क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इसी भाग में होता है, उसका खाना बनता है वो इस भाग में बनता है, तो उसको हम रसोई घर बोल सकते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर बोल सकते हैं, ठीक है। आपको आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पेड़ पौधे होते हैं ना, हमारा जो मेनली जो प्रकाश होता है ना, वो किस रंग का होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग आपको पता है ये 7 रंगों से बना होता है, जैसे बैगनी, आहा, पीनाला या विबगोर कह सकते हैं, वायलट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, येलो हो गया और ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो मुख्यतः वो 7 रंगों से बनता है। तो जो सफ़ेद प्रकाश होता है मुख्यतः कितने रंगों से बनता है, 7 रंगों से बनता है, ठीक है। तो जैसे ही पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, दृश्य प्रकाश से बनाते हैं। पौधे अपना खाना होते हैं, पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश से बनाते हैं। पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश से बनाते हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश से बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश से बनाते हैं। दृश्य प्रकाश मतलब ये क्या हो गया, VIBGY और R, ये क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये क्या होते हैं, जो दृश्य प्रकाश होते हैं। दृश्य प्रकाश जो वाइट रंग होता है, जो हमारे वतन का, वो इन सभी रंगों से बना होता है। जो सफ़ेद रंग होता है वो इन 7 रंगों से बना होता है। तो पेड़ पौधे होता है वो अपना भोजन और दृश्य प्रकाश से बनाते हैं। दृश्य प्रकाश में भी सबसे अधिक कौन सा प्रकाश है, ऐसा कौन सा रंग का प्रकाश है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा है वो रेड है। अगर ऑप्शन में अगर व्हाइट आता है तो आप सबसे पहले व्हाइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा प्रकाश आता है, व्हाइट, सबसे ज़्यादा व्हाइट, फिर आएगा रेड, फिर आएगा ब्लू। वैसे सबसे ज़्यादा व्हाइट, फिर रेड और ब्लू, इनकी मदद से पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। व्हाइट होते हैं, ये सभी रंगों से मिलकर बना होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ये सभी रंगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले अगर व्हाइट आता है तो व्हाइट करेंगे, फिर रेड, फिर ब्लू, लाल रंग से भोजन बनाता है, फिर उसके बाद ब्लू यानी नीले रंग से सहायता से भोजन बनाता है। ये मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ये रंग होता है वो बहुत मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हरे रंग पौधे प्रकाश का हरा रंग होता है, और हरा रंग होते हैं वो क्यों दिखाई देता है, मान लो ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है, ब्लैक। ये हमें ब्लैक क्यों नज़र आता है, क्योंकि ये सारे रंगों को क्या कर देता है, प्रकाश सारे रंगों को अवशोषित कर देता है, इसीलिए हमें ये ब्लैक दिखता है, ठीक है। ये सफ़ेद क्यों दिखता है, क्योंकि सारे रंगों को परावर्तित कर देता है, इसीलिए ये हमें सफ़ेद दिखता है। मान लो अगर कोई रंग होता है, लाल रंग होता है, यहाँ लाल रंग की कोई चीज़ नहीं है, लाल रंग होता है, तो अगर मान लो ये पौधा है, इसकी क्या है, ये पौधा है, पौधे की एक डाल है, ठीक है, पौधे की एक डाल है, ये इसकी क्या है, पत्ती है, ये क्या है, इसकी पत्ती का हरा रंग है। ये पत्ती का हरा रंग हमें क्यों दिखाई दता है, क्योंकि ये जो दृश्य प्रकाश हमारा जो प्रकाश होता है जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो
प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो वाइट प्रकाश होता है वाइट, तो वो क्या होता है, ये जो हरा रंग होता है ये सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेते हैं, और ये हरा रंग होता है वो इसको परावर्तित कर देती है। इसीलिए हमें ये जो पत्ती होती है इसका रंग क्या कैसा दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है। जिस रंग को हम दिखाई देते हैं उस रंग को ये परावर्तित करती है, उसको अवशोषित नहीं करती, और बाकी रंगों को ये क्या कर देती है, अवशोषित कर देती है, और हरे रंग को ये परावर्तित करती है। इसीलिए पत्ती का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, क्योंकि ये हरे रंग को परावर्तित करते हैं। वैसे ही हमें चीज़ है, अगर ब्लू की चीज़ है तो वो मतलब सारे रंगों को अवशोषित कर रही है, और जो नीला रंग है उसको क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है, जो हमारी आंखों में, इसीलिए वो हमें नीले कलर की कोई भी चीज़ होती है वो नीली दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो वाइट होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ये सारे अपने बहुत मतलब बेस्ट रोल भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे कम ऐसा कौन सा रंग है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम काम आता है, सबसे कम, तो वो होता है हरा रंग। कौन सा, हरा रंग प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग है वो प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग प्रकाश संश्लेषण में, हरा रंग और प्रकाश संश्लेषण करिए, हरा रंग होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ये आप ठीक है लिख लेना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होता है वो रेड होता है, और फिर उससे ज़्यादा ब्लू है, सबसे कम होता है हरा रंग होता है। हरा रंग का प्रयोग होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, अब लिख देना प्रकाश संश्लेषण के लिए, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा रंग का सबसे कम प्रयोग होता है। हरा रंग प्रकाश संश्लेषण, हरा रंग सबसे कम प्रयोग होता है वो हरा रंग का होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे रंग का प्रयोग सबसे कम होता है। हरे रंग का प्रयोग सबसे कम होता है, प्रयोग सबसे कम होता है हरे रंग, क्योंकि ये हरे रंग को तो क्या करती है, परावर्तित करती है, इसलिए हरा रंग का प्रयोग सबसे कम होता है। बाकी फिर रंगों को क्या करती है, अवशोषित करती है, तो हरे रंग को तो परावर्तित करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हरे रंग को तो सबसे कम ही प्रयोग होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये होते हैं वो, और इनके जो एक तरंग दैर्ध्य आप इतनी तो ज़्यादा डीप में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, एक मापने की इकाई होती है, वो जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे 400 नैनोमीटर, ये क्या, नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले रंगों से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधे वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ये कोई भी ये वेव होती है। ठीक है, ऐसे ध्वनि वेव कर लो, ये कोई भी वेव पर जो वेव होती है क्या होती है, ये मान लो ये वो होती है, उसमें तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसके और वेव, इस वेव के बीच की दूरी होती है, वे तरंग होती है। इसको ये ऊपर वाली जो होती है इसको सरंग कहलाती है, और नीचे वाला ये है ना, ये इसको क्या कहते हैं, गरत। किसी भी दो सरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, सरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, ये गरत है, ये भी गरत है, किसी दो सरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो मतलब ये जो 400 नैनोमीटर क्या है, या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो दूरी होती है ना, उससे प्रकाश से ही वो भोजन बनाते हैं, भोजन प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इतनी दूरी इतनी होनी चाहिए, उनके तरंग दैर्ध्य की दूरी है वो इतनी होनी चाहिए। रेड होती है, रेड लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 700 नैनोमीटर होती है। ब्लू होता है, ब्लू को भी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, लगभग 475 के आसपास होती है, 475 होती है, और इनकी तरंग दैर्ध्य की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 475 नैनोमीटर होती है। और रेड की कितनी होती है, 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 700 नैनोमीटर होती है, इसकी 475 नैनोमीटर होती है। अब इसे, और ये वायलेट हो गया, इसकी कितनी दूरी होती है, इतनी होती है, इसकी होती है 400 नैनोमीटर होती है, वायलेट रहता है ये, इसकी 400 नैनोमीटर। ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें होती है, उससे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये क्या है, विजिबल है तरंग दैर्ध्य, आपने पढ़ा है, एक आता है
वेव आती है, तरंगे, वेव आती हैं तरंगे। अगर आपने तरंगों को पढ़ा होगा तो एक वेव आती है रेडियो वेव, एक आती है रेडियो वेव, एक आती है आपके माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, एक आती है इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल, ठीक है, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, फिर आती है रेडियो वेव, आगे माइक्रो एक्सरे आती है, एक्सरे, फिर आती है गामा रेज। गामा रेज होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। जैसे ये क्या विजिबल है, विजिबल कौन सी आती है, ये सारे आते हैं, विजिबल में आते हैं, ये सारे रंग विजिबल में आते हैं, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। इनको हम आंखों से अपने देख नहीं सकते हैं, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरे, गामा रेज, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। ये गामा रेज होती है, ये गामा रेज सबसे, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, गामा रेज की लगभग बहुत ज़्यादा से तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। रेडियो होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी बड़ी बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है, वो रेडियो वेव होती है। माइक्रोवेव से कम होती है तरंग दैर्ध्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, गामा रेज होती है, उसकी सबसे कम होती है रेडियो वेव। ये हम आगे जो पढ़ेंगे, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये जो वेवलेंथ होती है, ये जो तरंगें होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती हैं, फिर जितनी वेवलेंथ उसकी स्पीड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, इतनी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। जितनी उसकी वेवलेंथ, अगर जो किसी की बहुत कम होती है वेवलेंथ तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लेना, हम आगे और पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे रंग का प्रयोग सबसे कम होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वाइट, रेड, ब्लू, वाइट अगर ऑप्शन आता है, ठीक है, नहीं तो रेड आप कर लेना, ठीक। समझ में आ गया हो गया आपको। अब हम पढ़ेंगे जो हमने पादप कोशिका का एक पार्ट पढ़ा था, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, पादप कोशिका का एक पार्ट है, मैंने बोला था कि पादप कोशिका इसका केंद्रक है ये, और ये क्या होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, पादप कोशिका है, ये क्या पादप कोशिका, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। में कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर, यहाँ इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ठीक है। हरित लवक, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, हरित लवक का मुख्य कार्य, हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश को अवशोषित करना होता है, प्रकाश को अवशोषित करना, आप लिखते रहिए, अवशोषित करना। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आने वाले जो प्रकाश की किरणें होती है उनको क्या करती है, ये अवशोषित करती है। हरित लवक होता है ये आने वाले प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है, सारा पार्ट नहीं करता है, सिर्फ हरित लवक ही करता है प्रकाश संश्लेषण। इसमें कौन सी ऐसी धातु होती है जो मतलब मेन रोल प्रकाश संश्लेषण के लिए अपना मेन रोल निभाती है, कौन सी एक धातु होती है जो प्रकाश संश्लेषण मेन रोल करती है, उसमें भी एक धातु होती है वो, इसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हरित लवक होता है, इसमें मुख्यतः से 3 लवक पाए जाते हैं, 3 लवक पाए जाते हैं, और 3 लवक से मिलकर फिर क्या बनता है, हरित लवक बनता है, जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। हरित लवक में मुख्यतः 3 लवक पाए जाते हैं, मुख्यतः 3 लवक पाए जाते हैं, 3 लवक पाए जाते हैं। हरित लवक में मुख्यतः 3 लवक पाए जाते हैं। लवक पहला क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को क्या किया जाता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। हरित लवक,
मतलब ये क्या होते हैं, ये मुख्यतः कौन कौन से रंगों को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल ए जो लवक होता है, क्लोरोफिल ए लवक, क्लोरोफिल ए लवक होता है, ये क्या करता है मुख्यतः, ये लाल, वायलेट व हल्के भूरे रंग को अवशोषित करता है, वह हल्के भूरे रंग को अवशोषित करता है, भूरे रंग को अवशोषित करता है। फिर दूसरा एक और क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बी। क्या होता है, एक और लवक होता है क्लोरोफिल बी। ऐसे नहीं कि हम के क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग होता है, नहीं, क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाल, वॉयलेट और हल्के भूरे रंग को अवशोषित करता है, ना कि सारे रंगों को अवशोषित करता है। और नहीं, ये सिर्फ लाल, वॉयलेट और हल्के भूरे रंगों को अवशोषित करता है, बाकी रंगों को ये अवशोषित नहीं करता है, जो क्लोरोफिल ए होता है। फिर आता है क्लोरोफिल बी आता है। क्लोरोफिल बी होता है वो कौन से रंगों को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल कौन सा आता है, क्लोरोफिल बी आता है। जो ये क्लोरोफिल बी, कुछ रंग ऐसे होंगे जो क्लोरोफिल बी भी अवशोषित करता होगा। कौन सा होता है, ये होता है नीला व इंडिगो रंगों को अवशोषित करता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, रंगों को अवशोषित करता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए होता है वो लाल, वॉयलेट और हल्के भूरे रंग को अवशोषित करता है। फिर क्लोरोफिल बी होता है वो नीला व इंडिगो रंग को अवशोषित करता है। फिर नंबर 3 पर कौन सा लवक आता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड नंबर 3 पर आता है कैरोटीनॉइड। ये क्या करता है, पीले और ऑरेंज रंग को, पीले और ऑरेंज रंगों को अवशोषित करता है, रंगों को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। पीले और ऑरेंज रंगों को अवशोषित करता है, ठीक। लेकिन ये तीनों ही लवक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये हरे रंगों को अवशोषित नहीं करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये तीनों हरे रंग को अवशोषित नहीं करते। हरे रंग को अवशोषित न करके, हरे रंग को अवशोषित न करके ये हरे रंग को परावर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं, हरे रंग को परावर्तित करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, हरा रंग। ये लाल, वॉयलेट, हल्के भूरे रंग को अवशोषित क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी नीले और इंडिगो रंग को अवशोषित करता है। कैरोटीनॉइड होता है वो क्या करता है, पीले और ऑरेंज रंगों को अवशोषित करता है, ठीक। लेकिन ये तीनों वर्णक होते हैं, लवक, तीनों वर्णक कह सकते हो, लवक कह सकते हो, जो आपको मर्जी हो कह सकते हो। ये तीनों होते हैं वो हरे रंगों को अवशोषित नहीं करते, हरे रंगों को ये क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, ठीक। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो गया। हरे रंगों को ये तीनों क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। और जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं ना, ये पीले, ऑरेंज और हरे, पीले, ऑरेंज और हरे रंगों को ये अवशोषित नहीं करते हैं। कौन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दोनों क्लोरोफिल ए लवक और क्लोरोफिल बी वर्णक है, ये दोनों ही हैं, वो पीले, ऑरेंज और हरे रंगों को अवशोषित नहीं करते हैं। और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये तीनों हरे रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। समझ गए होंगे। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है ना, वो कौन से, पीले, ऑरेंज और हरे रंग को अवशोषित नहीं करता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में जैसे कौन सी, मैंने बोला था कि कौन सी धातु होती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही मेन रोल करती है, वो होती है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, पाई जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। पौधा होता है और
इसी में वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, वो तो कोशिका होती है, उसमें मैग्नीशियम होता है। वो पेड़ पौधा मैग्नीशियम होता है जो पावर हाउस की तरह कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम पावर हाउस की तरह कार्य करता है। पावर हाउस की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। पेड़ पौधों में जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, और पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम होती है। ये क्या करती है, पावर हाउस की तरह कार्य करती है, क्योंकि जो ऊर्जा को जनरेट करती है वो ये तो करती है मैग्नीशियम। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मैग्नीशियम है ना, वो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मैग्नीशियम होता है ना, उसमें होता है। इसीलिए जो मैग्नीशियम होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो प्रकाश संश्लेषण मैग्नीशियम होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मैग्नीशियम के बिना वो आवश्यक ऊर्जा होती है वो ग्रहण नहीं कर पाती, इसीलिए क्या कहते हैं, पावर हाउस की तरह कार्य करता है। मैग्नीशियम के बिना प्रकाश संश्लेषण पादप होते हैं वो आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये आप लिख देना, इसमें समझ गए होंगे आप, ठीक, ओके, आप समझ गए। अब हम पढ़ते हैं पादपों में परिवहन। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिया। एक होती है, मैंने आपको नहीं बताया, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपने फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आपको पता ही होगा, 6CO2 12H2O। ये क्या दिया, सन एनर्जी। ये क्या ली हमने, सन एनर्जी। इससे क्या बना, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और ये जल, ये जल वाष्प के रूप में जल को छोड़ती है। जैसे हमारे शरीर में भी जल होता है, वो वापस जल मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, वैसे ये जल वाष्प के रूप में जो जल की मात्रा होती है 12H2, जल के 12 अणु ग्रहण करती है, और जो जल के 6 अणु है वो वापस वाष्प के रूप में निकलते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इसका निर्माण करता है। कैसे करता है, CO2 के वातावरण से CO2, और ये क्या कहते हैं, जल लेती है, जल जो अपनी भूमि से जल का अवशोषण करती है और ये वातावरण से लेते हैं, फिर उसको दी जाती है सन एनर्जी। जैसे कोई भी हम अगर घर रसोई में खाना बनाते हैं, मान लो ब्रेड होती है, कोई भी दालें होती है, तो वो कच्ची होती है, तो उसको पकाने के लिए हम गैस स्टोव की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनको भी ये, इनको पकाने के लिए सन एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी मदद से ही वो खाना बना पाते हैं, नहीं तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। सन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर उससे एक ग्लूकोज जो होगा कार्बोहाइड्रेट 6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 इसका निर्माण करती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, आपको पता ही होगा इस फॉर्मूले को, लेकिन आप, ठीक है, याद कर लेना। इसमें इंक नहीं है, एक मिनट। थोड़ी हाथ पर भी लग गई है, कोई नहीं।
अब हम पढ़ेंगे पादपों में तत्वों का परिवहन। पादपों में तत्वों का परिवहन, ठीक है। पादपों में तत्वों का परिवहन, पादप होते हैं वो जो जमीन से जल होते हैं, जमीन से जल और खनिज का जो अवशोषण करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं। जैसे हमारे जो हम जो जब में खाना वगैरह खाते हैं, हमारी जो वाहिकाएं होती है वो ब्लड सर्कुलेशन उसके साथ, वैसी तरह पेड़ पौधों में भी क्या होती है, वाहिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से ये जमीन के अंदर जो जल होता है, खनिज होता है, उसको अवशोषण करता है और उसको खाना बना के पत्तियों के माध्यम से, फिर पत्तियाँ होती है वो पूरे सारे पेड़ में अपना खाना पहुंचाती है। वो किस माध्यम से पहुंचाती है, कौन सी वाहिकाएं होती है, या संवहनी उत्तक होते हैं उसमें, संवहनी उत्तक जिसके मतलब जो भी चीज़ों का ट्रांसलेशन करते हैं, वैसे कौन से उत्तक टिश्यू होते हैं जिसके माध्यम से ये खाना होता है वो आगे जड़ों के माध्यम से अवशोषण करके पेड़ पौधों को आगे बांटती है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेड़ पौधों में जल व खनिजों, पेड़ पौधों में जल व खनिजों का जो अवशोषण है ना, वो पेड़ पौधों में जो जल व खनिज होते हैं ना, खनिज होता है वो जड़ व खनिज है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पेड़ पौधों में जो जल होते हैं वो खनिज होते हैं, वो वाहिकाओं द्वारा आगे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और पत्तियों में भोजन बनता है। और वो पत्तियों से जो भोजन होता है, बना हुआ भोजन, वो भी किस माध्यम से पूरे पौधों में, पेड़ पौधों में जो जड़ों में, टहनियों में, सारी जगह पहुंचा जाता है। किसके माध्यम से पहुंचा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे हमारे शरीर में भी जो वाहिकाएं होती हैं उसके माध्यम से जो धमनियाँ होती हैं उसके माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही इसमें भी सर्कुलेशन का खनिज होता है वो आगे बढ़ता है। जैसे जो भी जमीन से ये खनिज लेते हैं, मान लो नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये जो जल से अवशोषण करके वो किस माध्यम से कौन से टिश्यूज होते हैं उसके माध्यम से सारे पौधों में वो पहुंचाती हैं। तो ऐसे उस टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और संवहनी ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ठीक, पेड़ पौधों में जल व खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। वाहिकाएं होती है, क्या होती है, नलिका, ये नलिकाएं होती हैं जो बहुत पूरे पेड़ के अंदर, पूरे पेड़ में फैली हुई होती है। ऐसे जड़ों में फैली हुई होती हैं, ऐसे टहनियों में फैली होती है, टहनियों में वगैरह फैली होती हैं, जड़ों में, टहनियों में वाहिकाएं फैली होती है, पत्तियों में, सारी जगह फैली होती है जहाँ से वो पहुँचाती है भोजन को, ठीक, समझ गया। ये वाहिकाएं होती है पूरे पेड़ में फैली हुई होती है। हेडिंग लगाओ, पादपों में जल व खनिज को, पादपों में जो जल होता है वो खनिजों का अवशोषण, जल हो गया, खनिज हो गया, इसका अवशोषण है वो किसके माध्यम से होता है, जाइलम एक टिश्यू होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। पादपों में जल व खनिज का अवशोषण होता है, जो जड़ों से वो जल है, वो खनिज है, उसका अवशोषण करते हैं। जाइलम एक टिश्यू होता है जो संवहनी ऊतक होता है, टिश्यूज होता है, उसके माध्यम से ये जल हो गए वो खनिज का, उसको शोषण करता है और ये भोजन, ये पत्तियों में भोजन बनता है। जो पत्तियों में बना हुआ भोजन, पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन, पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन सारे पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन सारे पेड़ में फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम भी क्या टिश्यू है, फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है, फ्लोएम करती है। फूड मतलब एफ, मतलब फ्लोएम एफ,
फूड हो गया, ये क्या फूड, फूड में क्या आता है एफ आता है, फ्लोएम में क्या होता है एफ, मतलब फूड का ट्रांसफर कौन करता है, ये करता है फ्लोएम। और जो जल हो गया, खनिज हो गया, उसका क्या करता है जल मतलब मतलब जाइलम, जल मतलब जाइलम, फूड मतलब फ्लोएम। ठीक है, आप समझ जाओ, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको आसानी से याद होगा, आप कंफ्यूज ना हो। फ्लोएम से फूड होता है, जो पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन होता है, वो सारे पेड़ में जो इसका ट्रांसफर करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, और जल हो गए, खनिज हो गए, उसका अवशोषण जलाव के माध्यम से कौन करता है, जाइलम टिश्यू होता है वो करता है। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है वो जल और खनिजों का ट्रांसफर करती है, और फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसफर्शन करती है पूरे पेड़ में। ठीक है, बनाए हुआ जो भोजन होता है वो। फिर आता है वाष्पोत्सर्जन। पादपों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, पादपों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पादपों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगा इसके, मुझे लग रहा है कि इसके तब में 3 क्लासें लेनी पड़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पादपों में वाष्पोत्सर्जन कैसा था, जैसे हम जो पानी पीते हैं वो थोड़ी पूरा शरीर हम ग्रहण कर लेता है उसको, वो पानी पीते हैं, वो हमारा जो वेस्टेज होता है हम पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है उसके बाद में जो वेस्ट पानी होता है वो हम मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारा पानी हम मूत्र के माध्यम से निकालते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम हमारे मुंह के द्वारा निकलता है, कुछ हिस्सा हमारे पसीने के माध्यम से निकलता है, मुंह में से निकलता है, सारी जगह से निकलता है पानी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मलमूत्र की सहायता से हम पूरा वो पानी निकालते हैं। ठीक है, वैसे ही पादपों में भी जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो पत्तियों के द्वारा ही हो, पत्तियों के द्वारा तो होता ही है वाष्पोत्सर्जन मेनली, लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अपना वेस्टेज पानी होती है, जो वेस्टेज वाटर होते हैं, वेस्टेज वो कैसे पेड़ पौधे अपना निकालते हैं। ठीक है, किस माध्यम से निकालते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, स्टोमेटल, स्टोमेटल नंबर 1 पता है, स्टोमेटल वाला। ठीक है, फिर है लेटिक्यूलर, स्टोमेटल है, फिर लेटिक्यूलर, लेटिक्यूलर, और फिर नंबर 3 बात है क्यूटिक्यूलर, क्यूटिक्यूलर। स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन, लेटिक्यूलर वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिक्यूलर वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन का ये पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। सारे वाष्पोत्सर्जन का लगभग 97% होता है इसमें होता है। ठीक है, लेटिक्यूलर होता है वो तनों के माध्यम से, तनों के माध्यम से, तनों के माध्यम से, तनों के माध्यम से कितना होता है, तकरीबन होता है 2.97% होता है वो तनों के माध्यम से भी जल वाष्पोत्सर्जन होता है, जल बाहर निकलता है। पत्तियों के माध्यम से तो वाष्पोत्सर्जन होता ही है 97%, लेकिन तनों के माध्यम से भी होता है। क्यूटिकुलर होता है जो पत्तियों के ऊपर एक मोम की तरह होता है, पदार्थ होता है, पत्तियों के ऊपर मोम की तरह पदार्थ होता है, मोम की तरह पदार्थ होता है, उस माध्यम से, उस माध्यम से, उस माध्यम से कितना होता है, उस माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है तकरीबन 0.03%, बहुत कम होता है लेकिन होता है। 0.03% होता है वो क्यूटिकुलर पत्तियों के ऊपर मोम की तरह होता है, बना होता पदार्थ होता है, उसके माध्यम से होता है। और लेटिक्यूलर होता है वो तने के माध्यम से, और स्टोमेटल होता है पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, पत्तियों की सहायता से होता है। 97% पत्तियों में होता है, 97%। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये हमारा टॉपिक अभी हमने आज यहीं क्लियर करते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण में पादपों को किन किन भागों में बांटा। ठीक है, उस अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद क्या होते हैं, पुष्पोद्भिद क्या होता है। अपुष्पोद्भिद वो होते हैं जिसमें फूल होते हैं और बीज होते हैं, और अपुष्पोद्भिद जिसमें नए फूल होते हैं और नए बीज होते हैं। ठीक है, और अपुष्पोद्भिद तो फूल और बीज नहीं होते, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। और पुष्पोद्भिद होता है तो वो भी 2 प्रकार से होता है। पुष्पोद्भिद होता है जिसमें फूल होते हैं और बीज भी बनते हैं, उसमें भी कौन सा होता है, एक
वो भी कितना होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो वो उसमें भी अलग अलग होता है, एक होता है आवर्त बीजी होता है और अनावर्त बीजी होता है। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी होता है। अनावर्त बीज में क्या होता है, बीज नहीं होते। आवर्त बीजी में, अनावर्त बीज में फूल नहीं होते हैं, लेकिन आवर्त बीज में फूल होते हैं। और उसमें आवर्त बीजी भी दो प्रकार का होता है, उसमें एक बीज पत्री होता है और द्विबीजपत्री होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारा पूर्व पढ़ेंगे। और उसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ऐसे बने। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी क्या होते हैं, सबसे बड़ा आवर्त बीजी पौधा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, इसके बारे में पूरा नॉलेज पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल से पार्ट 2 होगा, वो हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और जो भी कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। NPL एजुकेशन। धन्यवाद।